Hello friends, I am Dr. Sanjay, faculty in the Department of Applied Psychology, Guru Zambheshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. I welcome you all in this psychological counseling training workshop is being organized by Nagpur University in Nagpur for the teachers of colleges affiliated to Nagpur University, Nagpur. I express my sincere gratitude and hearty thanks to Nagpur University, Nagpur, and coordinator of this training workshop, Dr. Hina Khan, for giving me this platform as resource person to deliberate upon ethics, challenges and legal issues in counseling. अगर हम देखें प्राचीन काल से ही जो काउंसलिंग है वो हमारे इतिहास में रही है। हर समय से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके इस्तेमाल करता रहा है, करते रहे हैं। अगर हम एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं महाभारत से, जहाँ श्री कृष्ण है वह अर्जुन को जो गीता में मेंशन है, जब बैटलफील्ड में होते हैं तो उनको एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जो मेरे ओपोनेंट है, जो मेरे सामने जो हैं, वो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, भाई हैं, कजन है, तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए। इस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को श्री कृष्ण अपने एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस के द्वारा अर्जुन को कन्विंस करते हैं कि कैसे कर्म प्रधान होता है। और जब आप युद्ध के मैदान में होते हो तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं होता है। जंग में आपको जीतना है, उसके अलावा दूसरी चीजें वो आपको नहीं देखनी है। तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक पर्सन दूसरे को एडवाइस देता है, उसको काउंसलिंग देता है, उसको समझाता है और सही टेक्निक, सही मेथड का यूज करके हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं। उसके बाद बहुत से प्राचीन कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें बुद्धा की बात करें हम, उन्होंने एग्जिस्टेंशियल काउंसलिंग में काम किया। जो हमारे एग्जिस्टेंशियल थीम्स होते हैं उनको लेके हमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे हम उनसे उनके प्रति हमारे अंदर कुछ जब हम जानकारी नहीं होती है तो उसके बारे में बड़े अजीब अजीब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और जिसके हम सवाल, जिसके जवाब हम ढूंढना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से कुछ वैसी टेक्निक देखें, कॉग्निटिव टेक्निक का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है प्राचीन काल से ही। अकबर का जो मंत्री था बीरबल, वह जैसे बताते, जो भी राजा कभी भी प्रॉब्लम में होता, समस्या में होता, तो उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन वो बीरबल फाइंड आउट करते, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी कॉग्निशंस को यूज़ करके, और राजा फुली कन्विंस होता कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये जस्टिस है, ये जो बीरबल ने कहा है। और बीरबल उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, तर्क, रैशनल देता और वो फुली कन्विंस होते और उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। ये दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग। अब बात आती है कि जो द टॉपिक द एथिक्स इन काउंसलिंग, कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें कुछ ना कुछ, और जो प्रोफेशन अप्लाइड होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी है या दूसरे हैं, तो उसमें क्या है कि एक दूसरे से जब इंटरेक्शन होता है तो उसके लिए हमें कुछ कंडक्ट कोड्स और कुछ हमें जो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर हैं, हमारी क्या हमारी जो चीज़ें गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है हमें, ताकि उससे दूसरे के राइट्स का वायलेशन ना हो और दूसरे के को हम वेलफेयर दे पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने काफ़ी शुरू में प्रयास किया। ईयर 1986 एलन के गाइडेंस में उन्होंने कुछ ऐसे एथिकल, कुछ नैतिक मूल्य, कुछ एथिकल कोड बनाने की कोशिश की, जो कि जब भी कोई अगर काउंसलिंग रिलेशनशिप में होता है, जब कोई भी प्रोफेशनल और क्लाइंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, क्लाइंट की समस्याओं को रिजोल्व करने के लिए, क्लाइंट के द्वंद्व को, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, तो उस रिलेशनशिप में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एथिकली करेक्ट हैं, जो हमें फॉलो करनी है, तो उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा एलन ने 1986 में बताया। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के दूसरे कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको अपडेट किया
क्योंकि जहाँ बिहेवियर होता है वहाँ पे थिंग्स आर चेंज होती रहती हैं टाइम के। हो सकता है 40 साल पहले जो करेक्ट है आज वो इनकरेक्ट हो, तो इन चीज़ों के ध्यान में, डायनेमिज्म को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीज़ों में चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से 2006 में ये जो एथिकल कोड्स हैं अपडेट किए गए, और ये अपडेट किए हरलीही एंड कोरी ने इन 2006 में। तो अब हम कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो हम पूरी वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उन एथिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हरलीही एंड कोरी ने अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन के एलन के बाद उन्होंने 2006 में एथिकल इश्यूज को रिवाइज किया, और उन सभी एथिकल इश्यूज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए और भी कुछ एथिकल इश्यूज गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जब हम काउंसलिंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, टू गिव वेलफेयर टू द क्लाइंट, टू हेल्प द क्लाइंट so that they can promote their well-being, they can promote their personality growth, and they will be enabled to function fully in their life. So कुछ सबसे पहले there are domains in ethics। उन डोमेन्स में कौन कौन से डोमेन्स में हम एथिकल इश्यूज को हम फॉलो करते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है काउंसलिंग रिलेशनशिप, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, तीसरा है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आता है रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल्स जो उसी फील्ड में उसी तरह की सर्विसेज या और किसी अदर डिसिप्लिन में अलग तरीके की कोई चीज़ें हैं तो उनको देखते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ हमें एथिकल इश्यूज हैं, एथिकल गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आता है इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं किसी पैथोलॉजी को एलिसिट करने के लिए या किसी की डिग्री जानने के लिए प्रॉब्लम की, तो उसके लिए हम कुछ टूल्स, स्केल्स, क्वेश्चनेयर वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें कुछ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हिदायतें, क्या क्या जो कंडक्ट है उसको हमें ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है लास्टली रिसर्च एंड पब्लिकेशन। सो ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो हमें जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है, तो सबसे पहला जो एथिकल इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है काउंसलिंग रिलेशनशिप को लेके। सो व्हाट इज़ काउंसलिंग रिलेशनशिप? सो बेसिकली काउंसलिंग रिलेशनशिप इज़ जिसमें वन क्लाइंट जो इंटरेक्ट करता है एक प्रोफेशनल से, काउंसलर से, टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स ही और शी इज़ फेसिंग। वो जो अपनी समस्याएं हैं, वो जो अब जो काउंसलिंग रिलेशनशिप में आता है सबसे पहले वो चीज़ आती है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। हर इंसान जब किसी प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल रहना चाहिए, उसमें पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कोई जगह नहीं है। सो जब भी कभी हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं या जब किसी क्लाइंट से हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इट शुड बी ए प्योरली ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर हम अपने क्लाइंट से किसी भी एंगल से पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशन है, इसका इलाज से डायरेक्ट रिलेशन है। आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS मूवी में जो डीन ऑफ मेडिकल साइंसेस J. अस्थाना जब न्यू बैच को एड्रेस करने आता है तो बच्चों को कहता है कि अगर मेरी बेटी बीमार होती है तो मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए I will not able to perform the operation of my daughter because she is my daughter and she is personally and emotionally attached to me. So similarly काउंसलिंग रिलेशनशिप में हमें भी
इस रिलेशनशिप को प्रोफेशनल रखना है। अगर कोई हमारा रिलेटिव, अगर हमारा कोई दोस्त या हम जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं, तो हम उस इंसान को, उस पर्सन को दूसरे किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी थेरेपी, काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ थेरेप्यूटिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस इंसान के व्यक्तित्व से, हम उस इंसान की लाइफ से, हम उसकी हैबिट से काफ़ी परिचित होते हैं, जिससे ये परिचय हमें उस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता है, और इससे जो थेरेपी के आउटकम है, जो काउंसलिंग के आउटकम है, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। दूसरा, हमें किसी भी तरीके की नेग्लिजेंट प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व होना है। नेग्लिजेंट का मतलब हम अपने क्लाइंट को बुलाते हैं और हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, या वो हमसे पहले पहुंचता है और हम बाद में आते हैं, या कोई इस तरीके की चीज़ हम करते हैं इस रिलेशनशिप में जो हमारे एंड से डिज़ायर्ड नहीं है, या उन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, तो या हम उतने कैपेबल नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं एथिकल इश्यूज़ हैं, एथिकल कोड ऑफ जो इस रिलेशनशिप में है, इस व्यवहार में हमें करने चाहिए, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है टेकिंग फेवर्स। मान लो आपके क्लाइंट के साथ यू हैड ए थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें अब सबसाइड हो गई हैं, एंड उसके बाद आप उनको किसी फेवर लेना शुरू कर दिया, या किसी वो संस्था में है, किसी कुछ उसके अपनी कुछ रिसोर्सफुल है, तो आप उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, या उसको किसी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं अपने थेरेपी रिलेशनशिप के बाद भी, तो ये भी एक तरीके से उसका वायलेशन है। उसके बाद है, आप अपने क्लाइंट के साथ कोई भी रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। बीइंग ए थेरेपिस्ट, बीइंग ए काउंसलर, आपको उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर ऐसा हम करते हैं, या किसी तरीके से हम उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, या इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ों के लिए पूछते हैं या डिज़ायर रखते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ ए वायलेशन ऑफ एथिकल इश्यूज़। दूसरा है गिफ्ट एंड डेटिंग। मान लो उससे आपने गिफ्ट ले लिया, या आपने उसको साथ डेट करना शुरू कर दिया, या किसी तरीके से आपने अपना कोई पर्सनली अटैचमेंट डेवलप कर लिया, तो ये बिल्कुल एथिकल इश्यूज़ का वायलेशन है। या जो आप फ़ी लेते हैं हर सेशन की, या जो भी आपने डिसाइड किया है, तो वो फ़ी एक ऑप्टिमम, और उसमें एक जिस लेवल की हम सर्विसेज देते हैं उसी के हिसाब से उसकी फ़ी होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा फ़ी चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, तो ये भी इसका मतलब हम हमारे प्रोफेशन के साथ सही नहीं कर रहे हैं, और ये हमारा एथिकल कंसर्न है कि हमें ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है डिपेंडेंसी। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जब भी मान लो कोई बच्चों को समस्या है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या उनको कोई किसी तरह की समस्या है, तो अननेसेसरी हम सेशंस बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि हम ये काम इस सेशन में कर सकते थे, लेकिन जैसे ही सेशन बढ़ते हैं तो हमारी फ़ी बढ़ती है, हमारे क्लाइंट की विल कम ऑन द फॉलोअप्स, तो ये हमें डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट देता है। तो इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंसी नहीं इन्फ्यूज़ करते हैं, और उसमें डिपेंडेंसी रखते हैं, ताकि क्लाइंट हमसे बार बार मिलता रहे। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल क्लाइंट को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाना है, ताकि वो अपने लाइफ के डिसीजन, ताकि वो अपनी सोच के तरीके हैं और ज़िंदगी में क्या चुनना है, वो सारी चीज़ें अपने आप से इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि अपने आप वो सारे डिसीजन ले पाए। इस तरीके की चीज़ें हमें उसको बतानी है, और काउंसलिंग सेशंस में उसको इस तरीके से एजुकेट करना है। उसकी बात है कि बीइंग ए थेरेपिस्ट, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हमें ध्यान रखना है कि हम कोई अपनी वैल्यू उसके ऊपर ना थोपें। हमारे साथ हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी अलग वैल्यू सिस्टम से आ रहा है, मैं अलग वैल्यू सिस्टम से आ रहा हूँ, और तो उस तरीके से हमें उसको वी हैव टू शो हिम द अवेलेबल ऑप्शंस, एंड उसको डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहता है। और ना मैं मेरे पर्सनैलिटी बिलीव्स या मेरी पर्सनल
कुछ जो भी मेरे अपने थॉट्स हैं या अपनी आइडियोलॉजी है वो नहीं थोपना है। हम उसको एक्सप्लोर कराते हैं, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या क्या रिसोर्ट्स हैं जिसमें वो काम कर सकता है, और रेस्ट इज हिज विश, वो और हर विश कि वो क्या ऑप्ट करना चाहता है। सो इसमें हमारा पर्सनल जो वैल्यू है वो नहीं आनी चाहिए किसी भी थेरेप्यूटिक डिसीजन में, और क्लाइंट अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले।